नमस्कार दोस्तों। आज तक हमने जो क्वेश्चन छुपा करके रखा था और आप सभी को याद भी होगा, हम ये भी बात बोले थे कि आप सभी को एग्जाम से एक दिन पहले वैसा क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में पूरा देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी का कमेंट आया कि सर जल्दी से बता दीजिए, तो बस जल्दी से आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो पूरा प्रॉपर कंप्लीट तरीका से आपके एग्जाम में आएंगे। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि मेरा गारंटी है, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपका बैठ करके 85 नंबर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको 150 ऑब्जेक्टिव बताया है। अगर दोपहर के टाइम में अगर वो कंप्लीट नहीं किए हो तो जाके कर लो, नहीं तो अगला बार एग्जाम दे के आइएगा तो बहुत पछताइएगा। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। और दूसरा नंबर चीज, अगर आप सब्जेक्टिव में कुछ नहीं जानते हो तो पहले आज ये 20 क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर तरीका से क्लियर कर लो। और 20 में अगर हम बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये जब बैठिएगा एग्जाम में तो पता चलेगा। और आपको बनाना मात्र कितना है, 5 क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चन और प्लस में आज मैं आपको बता दूंगा निबंध, जो कि बहुत जरूरी है। और उसके बाद में प्लस में ये भी पूरा यहीं पे बता दूंगा कि आपका आवेदन पत्र कौन सा आपके एग्जाम में आएगा। तो ये चारों कंप्लीट अगर किया जाए तो इसका नंबर अगर देखा जाए तो 10 नंबर ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे बात करें निबंध 10 नंबर, 20 नंबर, और यहाँ पे आवेदन 5 नंबर। टोटल अगर बात करें तो ये 25 नंबर और 20 नंबर आपका गद्यांश, ये हो गया 45 नंबर। और 5 नंबर जो कि कराना असंभव है, बट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा 45 में 45 सब्जेक्टिव और पूरा ऑब्जेक्टिव 50 में 50, टोटल 95 कह के 90 देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते। ज्यादा अब आपके पास वक्त नहीं है ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, ठीक है। तो जैसा एक नंबर क्वेश्चन ये आपका 2015 में पूछा था, 17 में पूछा था, 19 में, 21 में और 23 में, और जो कि बारी था 25 का, नहीं पूछा 26 में। जाइए और इसका आंसर लिख करके लाइएगा। पूरा प्रॉपर मैं बता देता हूँ। लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेखक कौन सा है, तो फर्स्ट चैप्टर कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला चैप्टर जिनके लेखक भीमराव अंबेडकर है, आसानी तरीका से कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार, बस इतना लगा देना है। आदर्श समाज वो है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व हो, ठीक है, मतलब कि भाईचारा हो। ये सब चीज बस आपको याद रखना है। एक ही पॉइंट याद करना है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज वैसा समाज होता है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व हो, ठीक है, मतलब कि भाईचारा हो। और वो समाज तेजी से आगे बढ़ता है। बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। इतना अगर आप याद कर लेंगे 2 दिन तक आपके दिमाग में ये बात घूमेगा। और आपको 2 दिन का इंतजार थोड़ी करना है, कल आपका एग्जाम है कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं, अगर याद करने बैठिएगा सब खत्म हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे रहते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मदन और कासू है ना, जिसका नाम खोखा है, के बीच में झगड़े का मुख्य कारण क्या था। 16 के बाद देखो 18 में, 18 के बाद 20 में, 20 के बाद 22 में, टाइमिंग था इसका 24 का, 24 में नहीं पूछा, 26 का छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो मदन और कासू के बीच झगड़े का जो कारण था ना, वो लट्टू का खेल। मदन गया था लड्डू नचाने, मदन को लड्डू नचाने का शौक था, और वो गया और खोखा से बोला कि हमें लड्डू नचाने दो। खोखा नहीं नचाने दिया, वह दोनों में आपसी झगड़ा हुआ। क्या हुआ, अब मदन मतलब कि मारा 2 फैट, तो खोखा का 2 गोरा टूट गया। तो इतना सारा कहानी आपको लिखना नहीं है, और अगर पूरा प्रॉपर याद है तो लिखो, बट समय का भी ध्यान देना है। इसमें एक ही पॉइंट हम बना देंगे कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मेन कारण था लड्डू नचाना। बस इतना एक पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि मदन गया, मतलब कि खोखा से मांगा लड्डू नचाने के लिए, नहीं दिया, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मदन मारा, उसका 2 मतलब कि 2 दांत तोड़ दिया। बस इतना ही लिखना है, ज्यादातर कहानी हमको नहीं भरना है। ये 2 नंबर भी कंप्लीट। यहाँ देखिए तीसरा चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण देश क्यों कहा। 2015 के बाद 2018 में, या 2018 के बाद 2021 में, टाइमिंग इसका क्या है आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है
मैक्स मुलर मतलब कि भारत को सर्वाधिक संपदा वाला क्यों कहा? ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पॉइंट आपको बताएंगे, बस याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि भारत प्राकृतिक संपदा और मानवीय गुणों से संपन्न है, यहाँ प्राचीन भाषा, धर्म और संस्कृति का भंडार है, इसीलिए इसे सर्वसम्मति संपदा से पूर्ण कहा गया। ये तो भारत से हम क्या सीखे भाषण, जिसका लेखक मैक्स मुलर है। हम आसानी से कह सकते हैं, बस एक ही पॉइंट याद करना है कि मैक्स मुलर के अनुसार या फिर मैक्स मुलर कवि मैक्स मुलर भारत को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सदियों से मतलब बहुत पहले से यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, धर्म है, संस्कृति प्राचीन है, सब चीज आप लिख सकते हो। बस एक ही चीज यहाँ ध्यान देना है कि ऐसा जब टाइप का क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्या यही जब क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्स मुलर लगा दीजिएगा। और परिपूर्ण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राचीन भाषा है, धर्म है, संस्कृति का भंडार है। बस यहाँ से यहाँ याद रखो, इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा तरीका से आपको ये क्वेश्चन याद है तो बहुत अच्छी बात है, बस कंप्लीट कर लो। और इसमें ज्यादा कंप्लीट भी देखा जाए तो बड़ा बड़ा आंसर नहीं याद कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये चौथा चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन, एक चैप्टर का बस एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इतना तो आप याद रख लीजिएगा। 17 के बाद 19 में, 19 के बाद 22 में, 22 के बाद 23 में, 23 के बाद ये लो 26 का स्थान आएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नाखून मतलब कि बढ़ते नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते नाखून मनुष्य की पार्श्विकी वृत्ति यानी पशुता के प्रतीक है। वे याद दिलाते हैं कि मनुष्य के भीतर की पशुता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बढ़ता हुआ नाखून यही बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? पशुता को, यानी कि अगर हम लोग नाखून नहीं काटते हैं तो हम पशु के समान हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पशु लोग अपना नाखून नहीं काटता है। बस एक ही चीज याद करना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखे है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमको तो एक पॉइंट याद कर लेना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं, कहते हैं कि नाखून जो है किसका उपाधि है, किसका मतलब कि किसका प्रतीक है? वो पार्श्विक रीति का मतलब कि पशुता का प्रतीक है। बस एक ही याद करना है, पशुता का प्रतीक है, नाखून पशुता का प्रतीक है। जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव याद करते हो बस एक पॉइंट याद कर लो, नाखून पशुता का प्रतीक है। किसके द्वारा कहा गया? मतलब कि किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। बस बात खत्म, इसमें ज्यादा हमको याद नहीं करना है, बस एक ही याद करना है, पार्श्वी वृत्ति याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पशुता का याद कर लीजिएगा। और वो नहीं कहने आएगा तो इतना तो कह सकते हैं ना कि पशु का, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हम नाखून नहीं काट देंगे तो हम पशु के समान हो जाएंगे, बात खत्म। दूसरा, चौथा, 5वां नंबर चैप्टर आपका 5वां नंबर चैप्टर नागरी लिपि, जिसका यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे हुई? देवनागरी लिपि की जो अक्षर है ना उसमें स्थिरता कैसे हुई ये आपको बताना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन से भेंट करा दे रहा हूँ, किस तरीके से लिखना है वो आप पहले से सोच लीजिएगा, ठीक है, रात वर्ष का समय है, सोच लीजिएगा। करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने, ठीक है, जो देवनागरी लिपि है ना तो इसका जो टाइप है वो आज से करीब 2 सदी पहले यानी कि 200 साल पहले बना, ठीक है। और इसमें पुस्तकें छपने लगी, ठीक है, इसमें पुस्तकें छपने लगी जिससे इसके अक्षरों में स्थिरता मतलब कि क्या आ गई? स्थिरता मतलब कि तेजी, एकदम गति से बढ़ने लगा। बस एक पॉइंट इसमें याद रखना है, करीब 2 सदी पहले क्या हुआ? देवनागरी लिपि का टाइप बना, देवनागरी लिपि बना, और क्या हुआ? उसमें पुस्तक छपने लगे उसी लिपि में, इसीलिए क्या हो गया? ये इसमें स्थिरता हो गया। एक पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है? करीब 2 मतलब कि 2 सदी पहले ये इसके टाइप बने और उसी में किताब छपने लगा। बस अगला क्वेश्चन, छठा चैप्टर बहादुर है, और बहादुर आप लोग पढ़े होंगे, इसको तो ना भी बताऊंगा तो आप आसानी से याद कर लोगे, बता दोगे कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, लेखक के घर में बहादुर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। 15 में, 17 में, 19 में, 21 में, 23 में, 25 का स्थान था कि नहीं? आप कहिएगा था, लेकिन नहीं आया तो अब की बार 26 का स्थान आएगा। बहादुर अपनी माँ के पिटाई के कारण डर से भाग गया था, नेपाल से भाग के आया था, है ना, भाग गया था। और लेखक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेखक के घर में शुरू में उसे तो प्यार मिला, लेकिन बाद में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ और मारपीट होने लगी। इसमें क्या याद करना है ये बताओ? कहानी में क्या याद करेंगे? डायरेक्ट बोल देंगे बहादुर नेपाल से भाग के आया था, माँ के मार के कारण वो आया, तो लेखक के घर में पहले तो खूब बढ़िया से स्वागत हुआ, प्यार किया लोग सब, लेकिन बाद में क्या किया? उसे बलगा दिया और किशोर जो था ना उसे बार बार पीटता रहता था, ठीक है।
आप देखिए 7वां चैप्टर है आपका साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव और क्यों है। ये 7वां नंबर चैप्टर है, जो कि 7वां नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन 7 नंबर उठा है। क्या कहा जा रहा है कि साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है ना, परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर है, किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है, क्योंकि यहाँ साहित्य का प्रचार प्रसार और संरक्षण अधिक होता है। बस एक पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साहित्य की जो परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है किस व्यवस्था में संबंध है, आप याद कर लीजिएगा समाजवादी। ऑब्जेक्टिव की तरह आप इससे रट जाओ, समाजवादी किसमें व्यवस्था में परिपूर्ण है, तो समाजवादी। अब अपना से लिख दीजिएगा समाजवादी में क्या होता है, पूरा समाज एक साथ चलता है, पूरा समाज को जैसे कि क्या किया जाता है, समाज जनता का शासन, ये समझ रहे हो ना, लोकतंत्र इसे जानते हो, तो समाजवादी व्यवस्था हो गया। यहाँ पे किसी भी अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी का प्रचार प्रसार अधिक होता है। यहाँ अगला देखिएगा, कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को क्यों मानते थे। 16 के बाद 3 साल बाद देखो 19 में, फिर 3 साल बाद 21 में, है ना, 2 साल बाद, फिर यहाँ पे देखिए 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद नहीं पूछा तो फिर यहाँ से 3 साल बाद पूछेगा। क्या है, बिरजू महाराज अपने मतलब कि सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं, तो बिरजू महाराज सबसे अपना तो माँ को सबसे बड़ा जज इसीलिए मानते थे क्योंकि वे उनके नाच की कमियां बताती थी। बस हो गया। पंडित बिरजू महाराज अपने माँ को सबसे बड़ा जज इसीलिए मानते थे क्योंकि इनकी जो माँ थी ना, वो पंडित बिरजू महाराज की कमी को बताती थी, और कमी को बताती थी इसीलिए वो सबसे बड़का जज उसे मानते थे। तो हम एक ही बार में याद कर लेंगे कि पंडित बिरजू महाराज अपनी माँ को जज इसीलिए मानती थी क्योंकि उनकी माँ उनके कमियों को बताता था। बहु गया, इसमें कुछ करना है नहीं करना है। 8वां चैप्टर देख ली, 9वां चैप्टर अभिन्यो। अविन्यो क्या है और वह कहाँ स्थित है, लेखक वहां क्यों गए थे। तो अविन्यो यहाँ ध्यान दीजिएगा दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे है, और इतना याद नहीं रहेगा तो सीधा बोल दीजिएगा अविन्यो रोन नदी के किनारे है। दक्षिण फ्रांस याद अगर ना रहे तो याद कर लीजिएगा अविन्यो रोन नदी के किनारे स्थित एक पुराना शहर है, और लेखक वहां 19 दिन तक रहकर एकांक क्या किए, साहित्य मतलब की रचना करने गए थे। और 35 को गद्य लिखे थे। आपको ऑब्जेक्टिव में बताए होंगे कि लेखक कितने दिन 19 दिनों के बीच में कै गो गद्य और कै गो कविता लिखा था। 17 गो कविता और 35 को गद्य लमसम लिखा था। वो तो याद होगा आपको ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। और नहीं याद होगा तो बस इतना तो कर सकते हैं कि अविन्यो में लेखक 19 दिन तक रहे थे और उनमें गद्य भी लिखे, कविता भी लिखे, और वो कहाँ पर है, तो रोन नदी पर है, रोन नदी के किनारे है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना पॉइंट धीरे धीरे देख लेना है। जैसा अगला देखो, झोले में मछलियां लेकर बच्चे क्यों भागे, संतु मछली को लेकर कुएं में क्यों डालना चाहता था। अब ये क्वेश्चन हम याद करेंगे, हमको पता है। हम ये वाला अगर मान लीजिए गलत भी हम मतलब कि अगर बात करें कुछ भी इसका आंसर लिख दिए, ठीक है, कुछ भी लिख दिए तो उसके चक्कर में हम क्यों पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट ही कहेंगे संतु मछली लेकर इसीलिए भागा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मछली को काटा जाए। उसका पिताजी मछली काट रहा था तो उसको लेकर के भागा, नहीं चाहता था कि मछली को काटा जाए। और वो लेकर के कहाँ गया, कुआं में डालने के लिए गया, क्योंकि उसको पोस के बड़ा करेंगे तब क्या करेंगे, उसे खेलेंगे उससे। वही तो लिखा होगा, बच्चे मछली को पालना चाहता था, संतु मछली लेकर इसीलिए भागा ताकि वो उसे कुएं में डाले। अब इसमें क्या किया जाएगा, ज्यादा इसमें तो कुछ हमको याद करना नहीं पड़ेगा, और करना भी नहीं तो कीजिएगा या तो बस दिक्कत हो जाएगा। अभी गए हो एग्जाम देने, पूरा एकदम माइंड को फ्रेश रखो, घूमने का मन करे जाकर के घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक ही काम करना है आप सभी को, जो चीज हम बताएंगे वो करते रहिए, और जो डाउट हो के आप पूछते रहिए, जो कोई भी सब्जेक्ट से होकर, ठीक है। जैसे आज हिंदी में पूछे हो आप लोग ना, हाँ, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की उपाधि दुनिया का बादशाह क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की जादुई दुनिया का बादशाह क्यों कहा जाता है, अब याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में कंफर्म है। मान लीजिए आया तो क्या लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को लोक संस्कृति से जोड़कर इसे शास्त्रीय पहचान दिलाई। उनकी सादगी और इबादत के कारण शहनाई का बादशाह कहा जाने लगा। इतना आपको याद नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को लोक संस्कृति से जोड़कर, है ना, उसे शास्त्रीय पहचान दिलाई। इतना नहीं कहिएगा तो इतना कह सकते हैं ना कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई को शास्त्रीय पहचान दिलाई, बस बिस्मिल्लाह खान शहनाई को शास्त्रीय पहचान दिलाई। उसके बाद ये भी लिख दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से शहनाई बजाते थे। अब क्या लिखेंगे,
मतलब कि इसी कारण वो फेमस हो गए, ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। फेमस नहीं लिखिएगा, प्रसिद्ध लिखिएगा। अगला देख सकते हो, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की जादुई दुनिया, ये तो समझ गए होंगे। ये देखिए, गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है और वह बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। 15 के बाद 17 में, 19 में, 21 में, 23 में, 25 का बारी था, देख लो नहीं पूछा, यानी कि 26 में पूछेगा। वो क्वेश्चन सेट करके रखा है। और अगर हम बात करें, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना होगा कि बिहार बोर्ड वाला कहा दे कि तुमने क्वेश्चन लिखे कर दिया, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसा भी क्वेश्चन बताऊंगा जो 9 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा फॉर्मेट यहीं से आएगा, बस आप लोगों को याद कर लेना है। हाँ, गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है, बस याद कर लेना है। यानी महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है, अहिंसक प्रतिरोध है। और वे बच्चे को क्या सिखाते हैं, वे बच्चे को अक्षर ज्ञान से पहले हाथ पैर और मस्तिष्क का सही उपयोग सिखाते हैं। हाथ पैर का उपयोग, मस्तिष्क का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए, महात्मा गांधी सिखाते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम नए हैं और हमें नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि महात्मा गांधी के अनुसार जो है ना, अहिंसक प्रतिरोध वाला शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लिख देंगे। उसके बाद महात्मा गांधी बच्चे को मतलब कि अक्षर से पहले हाथ पाव और मस्तिष्क का उपयोग बताते हैं, कहाँ पे पहले किया जाए। इतना चीज लिखने में अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। गुरु नानक के अनुसार इस संसार में किसका जीवन व्यर्थ है, बस एक ही पॉइंट, गुरु नानक के अनुसार मतलब कि उन्हीं लोगों का इस संसार में जीवन व्यर्थ है जो राम नाम का कीर्तन नहीं करते, जो राम नाम का कीर्तन नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है। गुरु नानक के अनुसार जो व्यक्ति राम नाम नहीं लेता है उनका जीवन व्यर्थ है। अरे उतना नहीं लिखेगा तो इतना लिख देगा ना कि जो राम का नाम नहीं लेता है उसका जीवन दुनिया में व्यर्थ है, उसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, बस हो गया, वो पापी है, नीच है, बस। और कुछ लिखेंगे, ये तो वाला पूरा कंफर्म है। हाँ, इसमें कंफर्म कर लीजिए, इसमें अगर कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे बस वही याद कर लीजिएगा चैप्टर से, ठीक है। ये देख लीजिएगा 15, 17, 19, 21, 23, अरे भाई पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन। अभी आपने बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा जो इस लाइन का होगा, और आपको ये भी लग रहा होगा कि अरे बाप रे, ये सही उठा के धर दिए है का, है ना। लेकिन ये पूरा जांच करके, पूरा जांचने में कितना मेहनत लगा होगा आपको पता होगा, तो सब चीज करके हम लाए हैं क्वेश्चन को। रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा, तो रसखान माली मालिन राधा कृष्ण को कहा, देख रहे हो ना, राधा कृष्ण को माली मालिन कहा, क्योंकि जैसे माली बगिया को सींचता है वैसे ही ये दोनों प्रेम वाटिका को सींचते हैं, बस हो गया। नहीं याद रहेगा तो बस इतना तो याद कर सकते हैं ना कि कबीर खान राधा कृष्ण को माली मालिन इसीलिए कहते, चाहे किन्हें कहा तो इसे लिख देंगे, राधा कृष्ण को माली मालिन कहा, ठीक है। और वो इसीलिए कहा क्योंकि जो कृष्ण थे एक पलक देखते ही किसी के मन को अपने बस में कर लेते थे, बस हो गया। और नहीं अगर याद कर सकते हो तो कर लो, एक दिन की बात है, एक दिन तक बस याद रखना है, एक दिन के बाद इसे भूल जाना है, तो उतना ही तरीका से याद करो जिससे मात्र एक दिन तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। 18 के बाद ये आपका 20 में, और 20 के बाद आपका 22 में, 22 के बाद 24 का बारी था, नहीं पूछा तो 26 में आ जाएगा, है ना। तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है ना, सरल होता है। क्या बताते हैं, क्या सीखते हैं घनानंद से कि प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा और सरल होता है, जहां चतुराई का कोई स्थान नहीं होता है। इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसका हृदय साफ हो। यानी कि सीधा सीधी हम बोल देंगे कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग जो होता है सीधा और सरल होता है, और उस पर वही लोग चल सकता है जिसका हृदय साफ हो। बस ये चीज आपको याद कर लेना है, और ये भी याद कर लीजिएगा, एडोस में रख दीजिएगा, घनानंद को नजर के सैनिकों ने मार डाला। अगला यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन 16 नंबर क्या पूछेगा, कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, क्या बोलेंगे, तो कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो देखते हैं कि सब चीज विदेशी हो गया है, वह हो गया। देखो यही चीज लिखल होगा, कभी भारत में भारतीयता इसीलिए नहीं देखता है क्योंकि वहां के लोगों का खान पान, वेशभूषा, भाषण सब कुछ विदेशी हो गया है। अब बताओ, सब चीज हमने क्या बोला, एक ही चीज इसमें छुपल है कि सब चीज विदेशी हो गया। अब बस क्वेश्चन जैसा उसी उतार के आंसर को लिख देना है। अगला देख सकते हो यहाँ पे पूछेगा कि कवि ने भारत माता को ग्रामवासिनी क्यों कहा, और अगर बात करें उनका स्वरूप कैसा है, ये वाला भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो 15, 17, 20, 22, 26 का बारी है। तो भारत माता गांव में बसती है, उनका स्वरूप गरीबी, अभाव और आंसुओं से भरा है, जैसे वह अपने ही घर में प्रवासिनी विदेशी बन गई है। बस एक ही चीज यहाँ पे बोल देंगे,
अब अगर उतना चीज अगर आप याद कर ले होंगे, लेखक का नाम, जो अगर बात करें भारत माता सुमित्रानंद पंत, तो ये इसमें ऐड कर देंगे कि सुमित्रानंद पंत के अनुसार असल भारत, अगर बात करें असल भारत का आनंद, या फिर लिख देंगे इसमें क्वेश्चन को देख करके ग्रामवासिनी क्यों है, इसीलिए मतलब कि किसके बोलेंगे, अरे यार सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता को ग्रामवासिनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो गांव में निवास करती है, क्योंकि गांव में हमको देखने मिलता है, क्या देखना मिलता है, गरीबी, अगर बात करें बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, आंसू से भरा गांव, ये सब चीज शहर और गांव में डिफरेंस बता दीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा और ये 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो दिनकर जी के अनुसार जनता कौन है, कवि को जनता के हुंकार का क्या वर्णन मिलता है, तो जनता वो है जो दुख सहती है और मिट्टी को मूर्त की तरह क्या है, चुप रहती है। जैसे कि जनता क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर ये बताना चाहते हैं कि जनता जो है ना, जो जनता वो है जो दुख को सहती है और मिट्टी के मूर्त के जैसा टुकुर टुकुर ताकती है, बोलती कुछ नहीं है, वही तो ये कहना चाहते हैं। और अब जनता के जागने का समय आ रहा है, यही दिनकर जी कहते हैं अपने कविता में कि जनता कैसा है, वो एकदम दुख सहने वाला है और मिट्टी के मूर्त के जैसा है, जो कि सिर्फ देख सकता है, बोल नहीं सकता है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला तो कंफर्म हो गया, 18 19 नहीं आ पाया है ना, 19 नंबर देख लीजिए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर क्यों सूख गया? 17 19 20 22 26। अमेरिका के द्वारा गिराया गया परमाणु बम मानव निर्मित सूरज था, इनकी भीषण गर्मी में इंसानों को जलाकर भाप बना दिया और पत्थरों पर उनके निशान छोड़ दिए। बस यही तो बात है। इसमें क्या कहेंगे, सीधा कह देंगे कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया परमाणु बम से वहां के लोग मतलब कि भाप के जैसा उसना गए, सभी लोग खत्म हो गए, नष्ट हो गए, मर गए, और जो बचा वो भी लांगर है ना, लांगर मतलब कि वहां कोई भी जनरेशन ही खत्म हो गया। आज भी अगर जाइएगा अभिन्यू में, तो वहाँ जो है ना बाजार पर, जो चौक नगर के चौक पर बम जहाँ पर गिरल था, आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां पर अगर हम बात करें तो आज भी जमीन लाल का लाल है और वहां का जनरेशन आज भी कोई लंगड़ा है, कोई मतलब कि किसी का कान नहीं है तो किसी का कान है तो सुनाई नहीं देता, ये सब चीज देखने को मिलेगा। तो बस यही कहेंगे कि अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, तो मानव निर्मित सूरज था, मानव के द्वारा बनाया गया, मान के चलो एक सूरज के जैसा था, और इसकी भीषण गर्मी ने इंसानों को जलाकर भाप बना दिया और उन सबको खत्म कर दिया, बचा तो क्या, सिर्फ भाप। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता रे नंबर या रेल के, इससे क्यों लगता है कि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व खतरे में है? 15 18 21 और 23। तो कवि का मानना है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक है, यानी भक्त जो है और भगवान जो है वो एक दूसरे के पूरक है, बस एक ही चीज याद रख लेना है। और यह यदि भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान की पूजा करने वाला और उन्हें अर्घ्य देने वाला कोई नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये नंबर लिखेगा कि अगर भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान को पूजने वाला कोई नहीं रहेगा। तो भक्ति और भगवान का संबंध कैसा है, पूरक है। ये वाला चीज आपको 100% याद कर लेना है। और ये 20 क्वेश्चन मैंने जो बताया ना, आपका 1 से लेकर के 20 को तो चैप्टर, 20 को से ज्यादा चैप्टर है, तो उसमें से हमने 20 क्वेश्चन लगाया और 20 में से आपको कंफर्म करा देता हूँ, आपका इसमें से 10 से 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि 2 नंबरिया 5 को पूछेगा, पांचों का पांचों आप जवाब दे देंगे 10 नंबर, और एक 5 नंबर वाला पूछेगा, तो शायद आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखे होंगे तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। बस उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना है, पेज भरना है बस। अगला देख लीजिए, यहाँ पे आप अगला देख सकते हो, ये आपका है पर्यावरण प्रदूषण, छात्र आतंकवाद एक समस्या, बेरोजगारी एक समस्या। ये वाला चीज आपको एक बार जागरूक कर देता हूँ, ये आपका निबंध में पूछा जाएगा, है ना। निबंध में ये 1 2 3 4 नंबर 1 पे मेरा गेस ये 4 क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं इसमें आपको करना क्या है, निबंध में सबसे बड़ी चीज एक ही बात आपको सोचना है कि हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में क्या जानते हैं, रात भर वही सोचना है। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, जो देखते हैं प्रदूषण, जो गंदगी है अपने गांव की, मोहल्ले की, टोला की, सबकी बारी वही पे कर देंगे, सबकी चर्चा वही करेंगे। उसके बाद प्रदूषण कई प्रकार के होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, बहुत सारा चीज आप लिख सकते हो। वायु प्रदूषण लिख के डैश दे दो, जो वायु में प्रदूषण फैलता है उसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण में लिख दो, जो जल में फैलता है जल प्रदूषण। इस तरीके से आप लिख सकते हो। प्रदूषण पे आए तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा। छात्र और अनुशासन आए तो छात्र और अनुशासन क्या है, तो छात्र जीवन पे अपना टिप्पणी लिख दीजिएगा, आप भी एक छात्र हैं और आप अपने जिंदगी का एक पार्ट, एक हिस्सा लिख दीजिएगा,
कोचिंग कैसे पढ़ने जाते थे, स्कूल कैसे जाते थे, ये सब चीज़ लिख दीजिएगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं गलती है तो ये गलती हो ही नहीं सकता है। निबंध का मतलब होता है अगर अपने बारे में लिखूँ तो अपने बारे में जानकारी, किसी दूसरे के बारे में लिखूँ तो किसी दूसरे के बारे में पूरा फुल डिटेल। यानी आपको ऐसा लिखना है जो वहाँ का टीचर कोई भी चेक करे ना तो उन्हें ये पता चले कि नहीं ये जो चीज़ है इसी के बारे में है। ऐसा नहीं कि पूरा करेक्ट ही लिखेंगे, हमको जो बुझाएगा वो लिखेंगे, लेकिन एक पेज से ज़्यादा जाना चाहिए। और आतंकवाद, अब एक चीज़ बताओ, आतंकवाद कब होता है? आतंकवाद का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं विस्फोट कर दे, किसी को किडनैप कर ले, ये कर दे, वो कर दे, समझ रहे हो? उसके बाद अगर बात करें तो आतंकवाद कब होता है? जब अशिक्षा होता है। ये सब चीज़ आप लिख दीजिएगा पूरे फुल डिटेल में। 10 लाइन लिखिएगा ना, मतलब कि पहले 3 लाइन लिखने में आपको कठिनाई होगी, 3 से चौथा लाइन लिखिएगा, 5वां लाइन अपने आप लिखा जाएगा, 10वां लाइन जाइएगा, 12वां लाइन अपने आप लिखा जाएगा, समझ रहे हो? तो 1 लाइन जाइएगा, 3 लाइन लिखा जाएगा, याद रखिएगा। और मेरी बात को अगर नहीं लिखाएगा तब आके कहिएगा। बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगारी पर अभी लेटेस्ट में के नहीं बता सकता है बेरोजगारी कैसे होता है, कब होता है, जनसंख्या बढ़ता है तब होता है, काम नहीं करेंगे, ये करेंगे, अगर मस्ती करेंगे, अगर बच्चा में अगर हम मान के चलिए घूमेंगे इधर उधर, पढ़ाई नहीं करेंगे तो होगा क्या आगे? तो ये सब चीज़ आप लिख दीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर डाउट हो तभी भी पूछ सकते हो, आपको भी दे दूंगा, रट्टा मार लीजिएगा। रट्टा पे ध्यान नहीं दीजिए, समझदारी से काम लीजिए। आज अंत दिन है ना हिंदी का। देख सकते हो यहाँ पे हमने एक गेस किया है आपका, उसको क्या बोला जाएगा, आवेदन पत्र, क्योंकि परीक्षा शुल्क वाला तो 2025 में पूछा था, इसीलिए परीक्षा शुल्क वाला को छोड़ दिया हूँ। ये आपका 2026 के लिए एक तैयार किया हूँ, मोहल्ले की गंदगी साफ करने के लिए आवेदन पत्र। ये आपको कहाँ पर देना पड़ेगा? नगर आयुक्त के पास, ठीक है। हमने तो ऐसे करके आप सभी को सिखा रखा है ये सब चीज। कहा जा रहा है कि नगर निगम अधिकारी के पास साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र। सेवा में तो पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगर प्रधान स्कूल में देना रहता है तो प्रधान अध्यापक लिखा जाता है, नगर आयुक्त लिख दीजिएगा, चाहे नगर आयुक्त नहीं तो नगर निगम, चाहे निगम नगर निगम लिख दीजिएगा, ये वाला भी चलेगा। नगर आयुक्त नगर अधिकारी भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नगर निगम पटना, ये वाला चीज अगर आपको लिखने का मन हो कि लिखो, पटना के जगह हैदराबाद लिख दो, मुंबई लिख दो, ताजपुर लिख दो, बिरहिमा लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट यहाँ पे सेंटर का नाम ये पूछ रहे हैं, तो सेंटर का नाम तो हम जो होगा अपने हिसाब से वही ना बताएंगे। उसके बाद विषय वाला जान ही रहे हो, उसके बाद महाशय, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया आपका, 3 नंबर फिक्स। उसके बाद लिख देना सौजन्य निवेदन है कि मैं अपना नाम लिख देना, मैं ये हूँ, है ना। और हमारे इस गांव में बहुत सारा गंदगी फैल चुका है, जिस कारण से हमारे घर के आसपास में प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, बीमारी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ को मैं अनुरोध करता हूँ, या फिर लिख सकते हो नगर निगम से मेरा अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द साफ कराया जाए। तो ये जितना भारी सोचने में है ना, मेरी बात आपको समझ में अगर नहीं आ रही होगी तो भारी भी लग रहा होगा, लेकिन उतना भारी है नहीं, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे, तो श्रीमान से निवेदन है कि मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें। उसके बाद ये आपका भौतिक शिष्य, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद मोहल्ला नगर निगम पटना लिख दीजिएगा, बस कुछ नहीं है। इतना चीज़ करने में अगर दिक्कत हो तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए, इतना दिक्कत इतना में, है ना। ये वाला देख लीजिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको मैंने ये वाला चीज़ 5 नंबर बताया, 10 नंबर चीज़ आवेदन पत्र, और यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, वो 20 नंबर क्वेश्चन। और अगर हम बात करें तो 5 नंबर और ऐड कर लो, तो यहाँ पे 5 5 10 20 20 40 नंबर, और 20 नंबर आप आराम से बना सकते हो निबंध। ये रहा आपका, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे तो 10 ही नंबर होगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्टिंग पॉइंट है तो थोड़ा, तो यहाँ पे देखो 10 नंबर, क्योंकि 5 वो पूछेगा तो नंबर, या 10 नंबर है, 5 नंबर 15 नंबर, और ये 10 नंबर निबंध, और ये आपका 5 नंबर का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 10 10 20 10 30, और आराम से आप 20 नंबर कंप्लीट कर सकते हो। ये लो 50 नंबर, 50 में अगर क्वेश्चन गंदा भी जाएगा ना, गंदा भी जाएगा, तो आपका इसमें से 40 से 45 कन्फर्म हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी बता रखे हैं, उसमें से 40 से 45 कन्फर्म हो जाएगा। टोटल बात करें तो मैंने लिख दिया 90 नंबर मेरी तरफ से। बस 2 वीडियो देखने से आपका 90 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, बात मान के दोनों को अच्छे तरीके से। अगर नहीं देख पाए हो तो फिर से देख लीजिए। और आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन टकराए तो अगले वीडियो का अगर बात करें तो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।